गाइस आज हम बात करेंगे इकॉनमी सेक्शन दिसंबर 2022 के करंट अफेयर, जिसमें कि आज गाइस इकॉनमी का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, एनपीएस के बारे में बात करेंगे और आपने कई बार ये टर्म सुना होगा। तो लेट्स डिस्कस व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। तो आरबीआई की ना रिसेंट एक गाइस रिपोर्ट थी, दैट इज़ रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-2022। और इसने बताया कि बैंकिंग का जो ग्रॉस एनपीए है वो डिक्लाइन किया है टू 5% फ्रॉम अ पीक ऑफ 9% जो कि 2017-18 में था। ठीक है, बैंक्स और उनका एनपीएस का रिलेशनशिप समझो। देखो, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, लेंड करता है लोन्स को, उसका प्राइमरी रोल है, ये प्राइमरी एसेट्स है ना बैंक का है। और बेस्ड ऑन द ओवर ड्यू नॉर्म्स लोन एडवांस करना है ना, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट देना ओवर ड्यू जो भी हो जाती है। अब ध्यान रखो, जो भी लोन या एडवांस फॉर द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट अगर वो ओवर ड्यू रही, ठीक है, 90 डेज तक, ठीक है, तो ऐसे लोन को, ऐसे एडवांस को हम एनपीए कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल लोन के लिए अगर आपने लिया है, ओवर ड्यू एनपीए तब होगा जब 2 क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स और 1 क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, ऐसे चीज़ें जो ऐसा लोन है जहाँ पर 2 क्रॉप सीजन्स के ओवर ड्यू पड़े हुए हैं बैंक में, 1 क्रॉप सीजन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं कि ये एनपीए बन गया है बैंक में। तो बेस्ड ऑन द एनपीए पीरियड कुछ एनपीए की कैटेगरी है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बताया हुआ है स्टैंडर्ड एसेट्स ऑफ बैंक। ठीक है, एक होते हैं इट हैज़ नो प्रॉब्लम एंड डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क, तो स्टैंडर्ड एसेट हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग, अगर कोई इनकम ही नहीं जनरेट करके दे रहा ना बैंक के लिए, क्योंकि लोन क्या होता है, बैंक का इनकम होता है, अगर वो टाइमली नहीं आ रहा है बैंक के पास उसका प्रिंसिपल, उसका इंटरेस्ट अमाउंट, तो वो 90 डेज अगर रह हो गया तो फिर उसको एनपीए में हम डाल देते हैं। कैटेगरीज बिल्कुल ध्यान रखना, लॉस एसेट्स क्या होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, डाउटफुल क्या होते हैं। देखो, सब स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब है जो एसेट्स एनपीए का फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, यानी कि जो एसेट्स रिमेन एनपीए रहेगा कब से कब तक, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स का मतलब है जो सब स्टैंडर्ड एसेट 12 मंथ से एक्सीड कर जाता है तो वो डाउटफुल एसेट हो जाता है। अगर लॉस आइडेंटिफाई हुआ बैंक के थ्रू, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स के थ्रू, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट्स के थ्रू, आरबीआई के थ्रू इंस्पेक्शन होने के बाद, बट फिर भी अमाउंट हैज़ नॉट बिन रिटर्न ऑफ होली और पार्शली, तो ऐसे को कह देते हैं लॉस एसेट्स। समझ आया? तो तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, सब स्टैंडर्ड एसेट कब होता है, डाउटफुल कब होता है और लॉस एसेट कब होता है। अच्छा, एनपीए की लेगेसी और उसका करंट स्टेटस हम जानते हैं। उससे पहले समझो रीजंस क्या होते हैं एनपीएस क्रिएट होने का। बैंक की इनएबिलिटी टू रीस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पुअर गवर्नेंस, पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंक्रीज या बहुत ज़्यादा इंटरनल एक्सटर्नल रीजंस आ जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट स्ट्रेस पड़ गया। कोल ब्लॉक्स कैंसिलेशन से भी ऐसा होता है। ऑफ टेक डिस्कॉम अच्छे से पावर कैपेसिटी रिड्यूस की हुई है। हाई लिवरेज रेशो ध्यान रखना होता है, एक टर्म होता है कॉर्पोरेट्स लीडिंग टू फंडिंग गैप्स, यानी कि इनके जो प्रमोटर्स हैं वो एडिशनल लोन प्रोजेक्ट्स में रेज ही नहीं कर पा रहे हैं या, ठीक है। तो ये सारी वजहों से क्वेश्चन आ सकता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एनपीएस, तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर लिखने हैं। अच्छा, एनपीए की लेगेसी क्या है, इसका करंट स्टेटस क्या है, ये समझो। प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन इन 2016, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स जो कि सिवियर स्ट्रेस में थी बाय 2016, आपको पता है हमारा एनपीए कहाँ तक था, 9% था। बहुत रीजंस हैं उसके पीछे, आपको रीजंस बता दिए यहाँ पर। बट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स इंडियन बैंकिंग सेक्टर में कुछ हेल्दी बैलेंस शीट ग्रोथ देखने को मिली है। उसका पहला हमने देखा है इम्प्रूव्ड असेट क्वालिटी, यानी कि ईजिंग, लेगेसी एनपीएस की ईज करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी ईज करने के लिए, अपग्रेडेशन करते हुए, राइट ऑफ्स करते हुए, तो उससे हुआ है। अच्छा, एक टर्म आया राइट ऑफ। देखो, लोन राइट ऑफ होता है, ठीक है, और ये बैंकिंग टर्म का एक वर्ड है। जब भी ना कोई भी लोन, ठीक है, इज नो लॉन्गर, लोन इज नो लॉन्गर काउंटेड एज एन एसेट, काउंटेड एज एन एसेट, ऐसी कंडीशन में हम कह देते हैं कि जी ये जो फला चीज़ है, फला लोन है, ये राइट ऑफ हो गया है। ठीक है, तो आपको इस तरह से उसका, फॉर इंस्टेंस इन द लास्ट 5 years बैंक्स का रिटर्न ऑफ बैड लोन्स जो था वो मोर देन 10 लाख करोड़ हुआ है। बैंक्स हैव रिकवर्ड एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मोर देन ₹6.5 lakh crores।
सेकंड, हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है क्योंकि बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो 10 ईयर्स वाइल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन भी हुआ है, तो ये एक फ़ायदा देखने को मिला है। स्लिपेज की लोअरिंग हुई है, यानी कि ड्यू टू हमारा जो क्रेडिट एनहांसमेंट हुआ है ना, मॉनिटरिंग प्रोसेसेस और डाइवर्सिफिकेशन भी जो बैंक ने किया है बैंक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, उस वजह से। अब देखो स्लीपेज का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस होता है ना आपका एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ट्रेड और जिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया, उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्लीपेज कहते हैं। ठीक है, अब आता है ऑगमेंटेड कैपिटल बफर, यानी कि हाई प्रोविजनिंग के चक्कर में आपका ग्रॉस एनपीए जो होता जा रहा है वो कम होता जा रहा है। दूसरे भी कुछ इंडिकेटर्स हैं साउंडनेस के, सफिशिएंट लिक्विडिटी, नंबर ऑफ बैंक्स का रिड्यूस होना, अंडर आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क अगर आपको याद हो, तो इस वजह से भी हमने देखा है कि बैंक में धीरे धीरे बैलेंस शीट जो हो रही है वो हेल्दी होती जा रही है। कुछ और भी लेकिन स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि हम एनपीए को एड्रेस कर पाएँ, जैसे कि रिकैपिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, कैपिटल इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ठीक है, ताकि उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। इंद्रधनुष प्लान था हमारा रिवाम्प करने का फंक्शनिंग ऑफ पीएसपी विद 7 एलिमेंट्स ऑफ ABCD EFC, दैट इज़ 10 अपॉइंटमेंट्स, बैंक बोर्ड ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन, डिस्ट्रेसिंग एम्पावरमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड द गवर्नेंस रिफॉर्म। तो ये सारे के सारे ABCD EFG याद रखना, ये इंद्रधनुष प्लान था। तो ये प्लान तुम्हें याद रखना है कि अपॉइंटमेंट किसकी हुई, फिर कैसे आया, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने क्या रिप्लेस करा, कैपिटलाइजेशन कैसे करा, ये सारी चीज़ें। कंसोलिडेशन ऑफ PSPs, मर्जर्स करा, हमने देखा ना बहुत सारे बैंक्स का हुआ भी था। तो सेट करना नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये सारी चीज़ें बनाई गई ताकि बैंक बुक्स को क्लीन किया जाए। IBC का कोड तुम्हें बिल्कुल याद रखना है 2016 का, टाइम बाउंड मार्केट मैकेनिज्म को समझते हुए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लेना, कॉर्पोरेट लोन्स जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है उनको रिजॉल्व करना, एम्पावर करना ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को ताकि वो आएँ और अलाउ हो उनको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करें। वो फर्दर ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को, इन्हांस करना एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स करना, ठीक है, लॉन्च करना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बाय द RBI इनोवेटिव मेथड्स के थ्रू, बिजनेस मॉडल्स के थ्रू। लेकिन कुछ कंसर्न्स ये हैं गाइस कि इस वक्त इन्फ्लेशन ग्लोबलाइज्ड हो रखा है क्योंकि ड्यू टू जो पॉलिटिकल रिस्क है, कोविड-19, सप्लाई चेन रिस्क, तो उससे हमारी ग्लोबल ग्रोथ क्योंकि डिटोरिएट हुआ है, ट्रेड आउटलुक का बहुत बड़ा अभी कंसर्न चल रहा है, बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है ना। IBC फ्रेमवर्क को इफेक्टिवनेस इज़ डिक्लाइनिंग, ये भी एक बात है क्योंकि वो टाइम टेकन जो लगा रहे हैं ना रेजोल्यूशन एप्लीकेशन को एडमिट करने में, फाइनल रेजोल्यूशन में, वो बहुत ही एक पॉइंट है। फिर आपका रिकवरी में भी डिक्लाइन हो रहा है, सेल्स टू असेस रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट का जो शेयर है टोटल क्रेडिट में वो इंक्रीज़ हो गया है। फेलियर्स और वीकनेसेस हो रही हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिमेन्स में, ठीक है। वे फॉरवर्ड में अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि विद बैंक्स एज अ बैकबोन ऑफ एवरी इकॉनमी, आप जानते हो ना किसी भी कंट्री का बैंक की उसका गुड हेल्थ बता देता है, क्योंकि अगर बैंक ठीक से काम करेगा तो फिर कैपिटल आउटफ्लोज, करेंसी डेप्रिसिएशन, ये सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो डाउन साइड रिस्क जो फाइनेंशियल सिस्टम की इस वक्त हमारी बहुत हाई चल रही है। क्यों? रीजंस आर देयर ओनली कि कैपिटल आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा है, करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है हमारी, रिजर्व लॉसेस जो हमारे इमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ के होते जा रहे हैं। तो देयरफॉर ड्यू डिलिजेंस एंड रोबस्ट क्रेडिट अप्रेजल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद IBC फ्रेमवर्क को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए इम्प्रूव करना ज़रूरी है, टाइमली रिजॉल्व करना ज़रूरी है, कन्वर्जेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस का इस्तेमाल करना है, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि जो ये फ्रॉड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स वगैरह जो डैशबोर्ड है लोन्स के लिए उसका पता चले। ऐसे आइडियाज़ आने की बहुत ज़रूरत है। मॉनिटरिंग स्लीपेज को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग विजिलेंस रखने की ज़रूरत है ताकि टाइमली इंटरवेंशन जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो वो हो पाए। तो गाइस दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट द NPAs के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे गाइस हम चलते हैं, दैट इज़ अबाउट द डिजिटल लैंडिंग। ठीक है, डिजिटल लैंडिंग क्या होता है? देखो RBI की ना गाइडलाइन आई डिजिटल लैंडिंग में जो कि इफ़ेक्टिव हुई December 1 से। ठीक है, डिजिटल लैंडिंग होता क्या है? देखो, कोई भी रिमोट एंड ऑटोमेटेड लैंडिंग प्रोसेस हो, ठीक है, जो भी कस्टमर का एक्विजिशन, क्रेडिट असेसमेंट, लोन अप्रूवल जब डिजिटल टेक्नोलॉजी से होने लग जाता है ना, उसको हम कहते हैं डिजिटल लैंडिंग। ठीक है, मोबाइल वेब बेस्ड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होती है, रेगुलेटेड एंटाइटीज़ और बैंक्स NBFC सब लोग इसे एलिजिबल होते हैं। और
लेंडिंग जो शेयर होता है इसमें प्राइवेट बैंक का लेंडिंग शेयर ज़्यादा है डिजिटल में, है ना, इफ़ यू कंपेयर इट विद दी फॉलोड बाय एनबीएफसी एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो आरबीआई ना कुछ गाइडलाइंस लेकर आया डिजिटल लेंडिंग का सितंबर में, लेकिन उसको नवंबर 30 तक फिर टाइम लगा के चेक करके और फॉर प्लेयर्स टू कंप्लाई विद द एग्जिस्टिंग लोन कैटेगरी वो सब देखा गया। अब इस तरह की गाइडलाइंस की ज़रूरत क्या है डिजिटल लेंडिंग में, उसका कारण समझो। बहुत सारी इलीगल लेंडिंग ऐप्स आ रही हैं। पैंडमिक्स में फाइनेंशियल इमरजेंसी क्रिएट हुई, लिमिटेड एक्सेस था बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कस्टमर जो है, इंडियन कस्टमर क्या हो रहा है, वो ज़्यादातर डिजिटल लेंडर बन रहे हैं, देयर आर ऑफ नीड, है ना। तो फेक और इलीगल लैंडिंग से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था, इवन आरबीआई ने इसको आइडेंटिफाई करा। तो आप ऐसे फैक्ट ज़रूर लिख कर आओगे कि भाई आरबीआई ने एक फैक्चुअल डेटा निकाला कि जिसमें 600 इलीगल लैंडिंग ऐप्स 2021 में आ रही है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लैंडिंग ऐप्स इन इंडिया, एंड विच इज़ दी बैड इंडिकेटर। तो ये एक प्रॉब्लम थी। सेकेंड, आपकी ज़रूरत डिजिटल लैंडिंग की, उसमें गाइडलाइंस की ज़रूरत इसलिए क्योंकि डेटा प्राइवेसी का कंसर्न आप बहुत सुनते होगे। तो जो फिनटेक एनबीएफसी हैं, लेंडर्स आर अडॉप्टिंग, अब वो बहुत सारे लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स पर आ रहे हैं। तो यू नीड व्हाट, आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा आपको जहाँ पर ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होना बंद हो, तो डेटा प्राइवेसी का इशू ना वहाँ पर आए, क्योंकि कस्टमर से फिर वो खरीदने लग जाएं, स्पेंड करने लग जाएं पैटर्न क्रेडिट मॉडल्स के, तो विच इज़ दी हार्मफुल फॉर द नेशन। उसके बाद अनरेगुलेटेड एंटिटीज़, तो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मार्केट प्लेस एग्रीगेटर्स ने मॉडल एक प्लेटफॉर्म बनाया, दैट इज़ लोन सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ एट द बैक एंड एज मैन्युफैक्चरर्स वेयर द लोन इज बुक्ड। तो रेंट एंड एनबीएफसी मॉडल हायर पोटेंशियल है उसके पास कि वो रिस्क और एंटाइटीज़ को इसके अंदर रखते हुए काम करें। तो अनरेगुलेटेड को रेगुलेटेड बनाने के लिए आरबीआई को सोचा कि गाइडलाइंस की ज़रूरत है। फिर कई सारे अनरिपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे थे, यानी कि रिसेंट टाइम में देखा गया है कि बाय नाउ पे लेटर लोन्स आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिपोर्टेड टू द क्रेडिट ब्यूरोज, तो ये बिल्कुल क्रेडिट की डेफिनेशन से बाहर है। व्हाट इज़ बीएनपीएल, आ जाए आपके पास क्वेश्चन कि व्हाट इज़ बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर, एक तरह का पॉइंट ऑफ सेल है क्रेडिट में, जहाँ पर बायर परचेजर टिपिकली 15 से 30 दिन में इंटरेस्ट फ्री रिपेमेंट पीरियड होता है उसका, और वो इस तरह से पॉइंट ऑफ सेल में काम करते हैं, पीओएस है एक तरह का। तो ये एकदम क्रेडिट के डेफिनेशन से बाहर था। तो ऐसी चीज़ों को जो आजकल नई नई क्रिएट हो रही हैं उसको डील करने के लिए व्हाट वी नीड सम गाइडलाइंस। अच्छा, क्रिप्टो लैंडिंग की बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनेबल कर रहे हैं लैंडिंग एंड बोरोइंग यूजिंग क्रिप्टो एसेट्स, वो एक सीरियस इशू था। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस हैं डिजिटल लैंडिंग के लिए, दैट इज़ एप्लीकेबिलिटी। कुछ गाइडलाइन एप्लीकेबल टू डिजिटल लैंडिंग एक्सटेंडेड बाय ऑल कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिंग बैंक, तो इन सभी पे अप्लाई होगी। तो याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है डिजिटल लैंडिंग किस किस पर एप्लीकेबल है, तो ध्यान रखना सभी कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स पे एप्लीकेबल है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स पर है, डिजिटल बैंक्स पे है, एनबीएफसीज पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनना है और करना है। कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उसके बाद समझो कि इन गाइडलाइंस के साथ दिक्कतें क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं। तो पहला प्रॉब्लम है बिजनेस इम्पैक्ट। डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स अगर निकाला तो उससे कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ने का मतलब है ऑपरेशनल कॉस्ट, इंटेंसिटी, डिसरप्शन, ये सब फिनटेक्स में असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी, यानी जो FLDG है एक लेंडिंग मॉडल है जो बिटवीन फिनटेक एंड रेगुलेटेड एंटाइटी के बीच में है, थर्ड पार्टी को गारंटी देना है कि भाई सर्टेन परसेंटेज डिफ़ॉल्ट का आपको कंपनसेट करा जाएगा। अभी तक ऐसा यहाँ पर नहीं नज़र आया है। करेंटली देयर इज़ नो क्लैरिटी कि व्हाट इज़ परमिशेबल एंड व्हाट इज़ नॉट परमिशेबल। ठीक है, उसके बाद फिनटेक्स और बैंक्स के बीच में कोलैबोरेशन भी चल रहा है, वो भी एक बात है। वे फॉरवर्ड में क्या बोला कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जो कि ज़रूरत है, और वेदर FLDG अरेंजमेंट्स वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिनटेक और जितने भी NBFCs हैं वो रोबस्ट टेक, डेटा, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं ताकि वो RBI गाइडलाइंस को वायलेट ना करें। वाटर टाइट कंप्लायंस इज़ रिक्वायर्ड एट द लेंडर्स एंड, ये बहुत ज़रूरत है कि जब से हमारा जो PDP आया ना, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डेटा रेगुलेशन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये सब कोशिश यही कर रहे हैं कि लेंडर्स एंड पे कंप्लायंसेस इतने स्ट्रांग हो कि वहाँ से फिर आप निकल ना सको और काम आपका बेटर हो। तो अबव रिकमेंडेशन सारी इसीलिए की जा रही हैं ताकि ना एक ट्रस्ट बिल्दी डिजिटल लेंडिंग कस्टमर्स के लिए बनाया जा सके,
और ट्रांसपेरेंसी हो, कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क हो, जिसमें रेगुलेशन के साथ आपका लॉन्ग रन तक हम डिजिटल लैंडिंग सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग और अच्छा ट्रस्टवर्दी बना पाएँ। ठीक है गाइस, सो दिस इज़ अबाउट योर डिजिटल लैंडिंग। थर्ड टॉपिक है आपका रीकैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। रीकैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या है कि आरबीआई ने ना 4 टियर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है यूसीबी के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अब इस न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या है, तो फ्रेमवर्क में ये रिकमेंड करा गया है बाय द एक्सपर्ट कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कि वो फिनेंशियल साउंडनेस को स्ट्रेंथन करें। यानी कि जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें यूसीबीज को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 2 टियर्स में क्लासीफाई किया गया है, टियर 1 एंड द टियर 2। देखो यहाँ पर ही दिया भी हुआ है। टियर 1 में क्या है, ऑल यूनिट जो भी यूसीबीज की हैं, सैलरी अर्नर्स जो हैं आपके सारे के सारे, ये सब आएंगे, डिपॉजिट अप टू 100 करोड़। टियर 2 में क्या है, यूसीबी जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ से ज़्यादा है और 1000 करोड़ के अप टू है। ऐसे ही टियर 3, टियर 4। तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया एक कमेटी 2021 में श्री NS विश्वनाथन जी के थ्रू, एक फॉर्मर आपके डेप्यूटी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। तो इस कमेटी ने ना एग्जामिन करा कि यूसीबी सेक्टर में इश्यूज़ क्या हैं और कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो जो 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये बैंक के साइज़ ऑफ द डिपॉजिट्स को देखते हुए बना था। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है कि फ्रेमवर्क सभी अर्बन और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स पे अप्लाई होगा ताकि वास्ट हेटेरोजेनिटी जो भी आपका है वो एड्रेस की जा सके। कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं, फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं जो कि इस्टेब्लिश की गई कोऑपरेटिव बेसिस पर एंड बिलोंगिंग टू देयर मेंबर्स। का मतलब है जो कस्टमर जो होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का, वही ओनर होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसका, यूसीबीज आर प्राइमरली रजिस्टर्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द प्रोविजन ऑफ आइदर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट और एक आपका होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, सोसाइटीज़ एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेशंस कौन करता है, स्प्लिट किया जाता है इसमें रेगुलेशन के लिए आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स डिवाइडेड बाय द एनबीआरडी, यानी कि आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, और स्टेट गवर्नमेंट देखती है। इसके अलावा जो कुछ आते हैं वो आरबीआई के अंडर भी आते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आते हैं। अर्बन एंड, जैसे तुम्हारा ये है ना, अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई ही है। ठीक है, आप देखो कोऑपरेटिव बैंक्स में एक अर्बन है, एक आपका रूरल है। ठीक है, अर्बन में शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक मतलब मल्टी स्टेट एंड देर ऑपरेटिंग सिंगल स्टेट में है, मल्टी स्टेट है, एंड दोज ऑपरेटिंग इन सिंगल स्टेट। ठीक है, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दोनों है। रूरल में शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ये सब होता है। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, प्राइमरी कोऑपरेटिव, तो ये वाले इस तरह से आता है। इनका समझ आ गया इनका स्ट्रक्चर कैसे है। अब स्वॉट एनालिसिस करो यूसीबीज का, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेसेस क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, बड़े ध्यान से सुनना। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये ना बिजनेस ओरिएंटेड जो होते हैं, जो स्मॉल कस्टमर है ना, वो सर्व करना चाहता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन चाहता है लोकल कंडीशंस में, तो ये स्ट्रेंथ है। इनके पास ना ये भी एबिलिटी होती है कि डिज़ाइन इस तरह से प्रोडक्ट को करें जो कि लोकल कंडीशंस के लिए बेटर हो। अच्छा, बोरोवर के लिए बड़ी प्रॉक्सिमिटी रहती है, उनकी लोकल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट क्वालिटी, ये सब पूरा करते हैं। हाई कस्टमर लॉयल्टी रहती है क्योंकि म्यूचुअलिटी है, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं। वीकनेसेस ये है कि यहाँ पर कैपिटल रेस करना, उसके लिए वेन्यूज़ इतने इनएडिक्वेट हैं, स्ट्रेस, रेजिंग कैपिटल बड़ा स्ट्रेसफुल है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की लैक है, पुअर कोऑपरेटिव गवर्नेंस है, वीक इंटरनल कंट्रोल ऑडिट सिस्टम है, स्मॉल एरिया ऑफ ऑपरेशन है, मतलब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इनएडिक्वेट है ना अभी। अच्छा, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं फॉर यूसीबीज। तो सबसे पहला ये स्टेप कह रहा है बैंकिंग रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2020, यानी कि रिसेंट अमेंडमेंट से ये पता चला जो ग्रेटर रेगुलरिटी है पास की अपॉन द आरबीआई, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, ऑडिट, रिकंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर आरबीआई परव्यू, ये इनेबल कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ देयर मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ देयर कोऑपरेटिव गवर्नेंस। तो अर्लियर क्या था, जो बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन थे यूसीबी के, वो रेगुलेट कौन करता था, आरबीआई करता था अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस, ये सारा। सेकंड ज़रूरत है कि सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाए, यानी कि ये एक्सपीडियस रिजोल्यूशन लेने का कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस ख़त्म हो यूसीबीज का। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क होगा, इट शुड बी लाइक योर
PCA, दैट इज़ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो हमने कमर्शियल बैंक पे लगाया, इन पे भी ज़रूरत है लगाने की, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कह रहा है मूव कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द लीज इरेगुलरिटी हो रही थी पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में, जिससे बहुत डिस्ट्रेस हुआ, 9 लाख डिपॉजिटर्स को असर पड़ा। तो इसीलिए ज़रूरत है कि ऐसा कुछ बनाया जाए, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरत है। तो जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हो फॉर स्मॉल USP, जिसका पेड अप कैपिटल 300 करोड़ हो, एंड वो क्रॉस लिक्विडिटी और कैपिटल सपोर्ट दे UCBs को जब भी उनको ज़रूरत हो। तो ऐसा कुछ चाहिए। उसके बाद कुछ ना इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो जाने चाहिए। तो कह रहे हैं कि ना हमें एक MU साइन करना चाहिए विद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो कोऑर्डिनेशन करें और रेगुलेटरी पॉलिसीज़ बनाएं, ताकि जो टास्क फोर्स है UCBs की कॉम्प्रिहेंसिव बिल्डिंग इनिशिएटिव, ताकि वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ये सब अच्छा हो पाए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया बनाने की ज़रूरत है फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी ट्रांजिशन इनटू SFBs, इसकी भी ज़रूरत है। यानी कि जो भी स्कीम्स हैं जो UCBs को वॉलंटरी ट्रांजिशन दें वो भी हो, क्योंकि रिकमेंडेशन थी हाई पावर्ड कमेटी की 2015 में, तो ये होना चाहिए। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होनी चाहिए MSMEs के लिए, है ना, फॉर इंक्लूजन ऑफ UCBs। एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जो कि ऐसा हुआ भी है ऑन पार विद द कमर्शियल बैंक, जैसे वहाँ होता है वैसे यहाँ करो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि RBI गाइडलाइंस दे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BOM बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लिए UCBs विद डिपॉजिट 100 करोड़ उससे ज़्यादा, ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो पाए गवर्नेंस की। कस्टमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। लिमिटिंग लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन देयर बाय ब्रिंगिंग पैरिटी विद कमर्शियल बैंक। जैसा आपका कमर्शियल बैंक्स में प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनकी लाइबिलिटी को लिमिट करने की कोशिश की जाती है, वो ज़रूरत है करने की, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022। देखो ये इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में। इसमें समझो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड आया है एक आपको, तो समझना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों की जिनकी कॉमन नीड है और वो सब आपस में हाथ मिलाते हैं क्योंकि कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको अचीव करना है। तो कोऑपरेटिव्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, अगर आपको पता हो लीनो लिस्ट्स के बारे में। बट देर आर मैनी सोसाइटी जिसमें कि शुगर मिल्क बैंक यूनियन ये सारा का सारा मेंबर्स और उनके ऑपरेशंस जो होते हैं स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 1 स्टेट। तो महाराष्ट्र जो है उसका हाईएस्ट नंबर एट 567 फॉलोड बाय यूपी एंड द न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि टाइप ऑफ वर्किंग कोऑपरेटिव वर्किंग इंडिया में कैसी है। तो यहाँ पर इसने बड़ा अच्छा लाइटिंग करके हुए दिखाया हुआ है बल्ब के फॉर्म में कि कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मार्केटिंग है, हाउसिंग है, हर तरह अलग अलग तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ना अमेंडमेंट बिल लाया क्या 2022 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, देखा ही आपने बहुत जगह जगह पर है। गवर्नेंस कैसे की जाती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो देखो एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम बना के बताया हुआ है कि कोऑपरेटिव फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। कोऑपरेटिव एक फंडामेंटल राइट है, अगर आपको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद हो। प्रमोशन करना कोऑपरेटिव का DPSP को भी प्रमोट कर रहा है 43B। देखो पॉलिटी भी रिवाइज हो रही है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का करेगा विद ऑपरेशन मोर देन 1 स्टेट, तो वो ऑलरेडी एक्ट में प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो गवर्नेंस बता रहा है कि गवर्नेंस ऐसा नहीं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नहीं है, हो रहा है। अब ये कह रहा है कि इस बिल में क्या था, इस बिल में ना अमेंडमेंट ली गई, इसका एम यही था कि भाई ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो क्या कहा गया, क्या इस्टेब्लिश करने को बोला गया, तो उन्होंने कहा कि ना कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी होगी जो कि क्या करेगी, जिसमें ना आपके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। वो इलेक्शन करेंगे, सुपरवाइज करेंगे और प्रिस्क्राइब्ड फंक्शंस करेंगे। फिर कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा एक और एक से ज़्यादा कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन, ताकि वो अपनी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में रहते हुए कंप्लेन, जितनी भी कंप्लेन आती हैं वो रिड्रेस कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है अमालगमेशन एंड डिवीजन के बारे में। तो बिल ने अलाउ किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कि वो एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के साथ जाके क्या हो जाए, मर्ज हो जाएं। तो एटलीस्ट जो 2/3 है ना मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी वो प्रेजेंट एंड वोटिंग जनरल मीटिंग में मिलते हैं, फिर एक अलाउ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट करना कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड का, ताकि जितनी भी सिक मल्टी स्टेट्स हैं वो रिवाइव कर पाएँ। कॉम्पोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बिल बनाया गया, मैंडेट ली गई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन मेंबर्स का। पेनाल्टीज़ को ऑफेंसेस की जो भी थी वो इनको इंक्रीज़ करा गया। बिल ने ऐड किया डेट फेलियर ऑफ फाइल एनी रिटर्न और इन्फॉर्मेशन
वो भी ऑफेंस है, तो फाइन जो है इन सब ऑफेंसेस का वो 5,000 से 1,00,000 रुपये एक्सटेंड कर दिया गया है। कंकरेंट ऑडिट करने की ज़रूरत है, यानी कि एक न्यू सेक्शन निकाला गया है, सेक्शन 70A, जिसमें बोला गया है कि जो मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ हैं जिनका भी एनुअल टर्नओवर और डिपॉजिट मोर देन द अमाउंट एज डिटरमाइंड बाय द सेंटर है, तो उनको एक इसमें इंसर्ट करा जाएगा इस न्यू सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट के बेनिफिट क्या हैं? तो सबसे पहली बात, इंक्लूसिवनेस फैसिलिटेट करेगा ये, रिप्रेजेंट, क्योंकि वुमेन भी हो रही है, शेड्यूल कास्ट भी हो रहा है, शेड्यूल कास्ट भी हो रहे हैं, है ना, तो ये प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, डेमोक्रेटाइज होंगी कोऑपरेटिव्स, सिख जो ऑलरेडी रिवाइवल होगा इनका, जो सिख बड़े हुए थे, कोई जॉब वॉब नहीं दे पा रहे थे, इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, डिसिप्लिन प्रमोशन होगा, ठीक है, तो ये है। लेकिन क्या कुछ इश्यूज़ भी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ? क्या क्या इश्यूज़ हैं वो देखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पॉलिटिसाइजेशन, यानी कि बहुत सारे जो आपके कोऑपरेटिव्स हैं इनको डोमिनेट कौन करता है? लोकल पावरफुल मेंबर्स और फैमिली ऑफ द सोसाइटी, और इनका क्या कनेक्शन होता है? स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है, ये दिक्कत। उसके बाद स्क्यूड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, यानी कि जो कोऑपरेटिव्स हैं नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार में, ये वेल डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू योर महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमेशा स्ट्रगल करती रही अपनी सक्सेसफुल और फाइनेंशियल वाइबल के लिए, लेकिन ये मूवमेंट चली बट अनइवन चली, तो फिर ठीक से काम नहीं कर पाई। इंडिया में भी दिक्कत है, अनइवन चीज़ें चलती हैं, कुछ रीजन्स में चला, कुछ रीजन्स को पता ही नहीं है इस बारे में। तो उसके बाद फंक्शनल वीकनेसेस, क्योंकि देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो उसकी फिर दिक्कत आने लगी। ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, लैक ऑफ फेयर ऑडिट मैकेनिज्म ना होना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ना होना, सिंगल पर्पस सोसाइटी डोमिनेट करना, ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन इंडिया। अब जो इश्यूज़ होते हैं वही आपको क्या बनाना है? वे फॉरवर्ड में आपको लिख के आना है, आपको बताना है मल्टी पर्पस सोसाइटीज़ को प्रमोट करो, कैसे करो? बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड तरीके से बैलेंस करो, इनकी फंक्शनिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाओ, क्या करो? वर्कफोर्स को ट्रेन करो, रेगुलर ऑडिट लो कोऑपरेटिव्स का, नीड टू अडॉप्ट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी, ताकि कोऑपरेशन अमंग द मासेस बढ़ पाए, ठीक है ना, ये करना। रिकमेंडेशन जो नरसिम्हा कमेटी की थी कि भाई इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए करो, तो उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को लाओ, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाओ, डिजिटाइजेशन जो है कोऑपरेटिव्स का वो बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो ना बैंकिंग बिजनेस अच्छे चलें, आप डिजिटाइजेशन करिए, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आएगा ये। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपटीशन लॉ एंड बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के बारे में। अब इसमें हम देखेंगे कंपटीशन का लॉ क्या है, बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के साथ इसका कैसे पैरामीटर बनाया गया है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि ना PSC, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उसने एक रिपोर्ट दी, उसका नाम था एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाय बिग टेक कंपनीज। अब ये कौन बनाता है ये रिपोर्ट, किसने टाइटल करा? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। और इसने अर्ज किया कि डिजिटल कंपटीशन एक्ट आए, कोड ऑफ कंडक्ट आए, फॉर होम? फॉर टेक कंपनीज, ठीक है। तो कंपटीशन का पहले इसने मतलब बताया कि क्या होता है। तो कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट की जहाँ पर फर्म और सेलर जो है इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव करने की कोशिश करते हैं कि अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, पैट्रोनेज देने के लिए करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट, सेल, मार्केट शेयर। तो बेस्ड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर 4 तरह के कंपटीशन होते हैं इकोनॉमी के। कंपटीशन इज़ व्यूड एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ताकि कंपनीज इंसेंटिवाइज हो सकें, इनोवेट हो सकें। इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है कंपटीशन? इंसेंटिवाइजेस कंपनी टू इनोवेट एंड स्पेशलाइज, है ना। कंपटीशन इसलिए ज़रूरी होता है ना, अपना कंपटीशन अपने आप से करते हो आप अगर, तो आपको अपने अंदर इनोवेशन मिलेगी कि आज से मैं 6 महीने पहले क्या थी, है ना। तो सेम वे कंपनीज़ को भी इनोवेशन में फ़ायदा मिलता है, स्पेशलाइजेशन का मौका मिलता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, ताकि वो ग्रेटर चॉइसेस कंज्यूमर की समझ पाए एट अ रिड्यूस कॉस्ट और क्वालिटी भी अच्छी दे पाए। उसके लिए हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी होता है। बाद लीड्स टू हायर पेमेंट्स एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, साइन ऑफ हेल्दी एंड प्रॉफिटेबल एंड मार्केटेबल प्लेस के लिए ज़रूरत है। तो विदाउट कंपटीशन डोमिनेंट फर्म्स जो होती हैं वो मार्केट पावर को यूज़ करती हैं टू चार्ज हाई प्राइसेस, लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें। फिर आता है डिजिटल मार्केट्स एंड कमेटी की कुछ फाइंडिंग्स आई। तो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हुआ, किस चीज़ का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हुआ? वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हुआ ICT, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। और क्या राइज हुआ? मल्टीपल डिजिटल कंपनीज, जिसकी वजह से क्या हुआ? डिस्टिंक्ट मार्केट यूनिट्स तैयार होने लग गई वेरियस सेक्टर्स में। प्रेजेंटली अगर आप देखो तो नेशनल ग्लोबल लेवल पर ऐसे सही सेक्टर्स हैं जहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिटल मार्केट्स हैं, हेल्थ केयर में, फिनेंस में। तो इंडिया का अगर हम ओवरऑल देखें तो डिजिटल मार्केट जो है वो ह्यूज होती जा रही है।
इंडिया का कंज्यूमर डिजिटल इकॉनमी भी डबल हो जाएगा। तो अंडरलाइंग जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं उनको भी अच्छी करने की ज़रूरत है। तो बिग टेक कंपनीज़ कौन होते हैं? जो अभी नए नए रिलेटिवली फ्यू लीडिंग प्लेयर्स हैं ना, कलेक्टिवली उनको डिजिटल मार्केट में अभी बिग टेक कंपनीज़ के नाम से जानते हैं। तो कमेटी ने आइडेंटिफाई करा 10 तरह के एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बिग टेक कंपनीज़ कर रही हैं, जिनके नाम ये दिए मैं एंटी स्टीयरिंग प्रोविजंस लेकर आ रहे हैं। ऐप स्टोर्स वगैरह में जैसे गूगल है तो खाली गूगल अपना ही दिखाता रहता है, ऑल्टरनेटिव पेमेंट्स को यूज़ ही नहीं करने देता, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश हम कर भी नहीं पाते। तो प्रोमिनेंट हमें गूगल पे ही दिखने लग जाता है ना। फूड डिलीवरी ऐप पे जाओगे तो किसी पर्टिकुलर मैंडेटरी फॉर रेस्टोरेंट टू यूज़ अ प्लेटफॉर्म डिलीवरी सर्विसेज, वन टाइम है ना। डेटा यूसेज, मोनोपोलिस्टिक यूसेज होने लग गया डेटा का। ऐसे पास परचेज डेटा इज़ यूज बाय स्विगी एंड जोमेटो, ताकि वो ऑफरिंग्स अपनी है ना। आपको देखा होगा जब आपने स्विगी पर अगर करा हुआ है ना परचेज, तो आपको कहते हैं कि हाँ जी दोबारा से वही चीज़ लेनी है जो आपने लास्ट टाइम खाई थी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? मोनोपोलिस्टिक करने की कोशिश, मर्जर एंड एक्विजिशंस की बातें आती हैं, प्राइसिंग डीप डिस्काउंटिंग करना। ई कॉमर्स सेल्स में अमेजोन फ्लिपकार्ट करता है ना, तो ये एक्सक्लूसिव टाइप्स करना, सर्च एंड प्रेफरिंग, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, सारे के सारे ऐसे आए। तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस से डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग जो है आपकी डिजिटल मार्केट नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि इनकी वजह से मार्केट डायनिज़म पे असर पड़ रहा था, डायनमिज़म पर। वेज इनइक्वलिटी बढ़ रही थी, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था। तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इंडिया में कैसा है और इश्यूज़ क्या हैं इसके साथ? तो प्रमोट करने के लिए और सस्टेन करने के लिए फ्री कंपटीशन, दैट इज़ फ्री प्रिवेंट करना प्रैक्टिसेस जो आपके एडवर्स इम्पैक्ट डालें, इफेक्ट डालें कंपटीशन पर। तो उसके लिए आपको पता है हमारे इंडिया में कंपटीशन एक्ट 2002 है, जो आपको प्रोवाइड करता है कि भाई CCI बॉडी होगी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी कंज्यूमर का इंटरेस्ट और उसको फ्रीडम ऑफ ट्रेड एक तरह का इंश्योरेट करेगी। इवन इसमें NCLAT भी है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल है, वो भी कंपनीज एक्ट के थ्रू काम कर रहा है, वो भी डिस्पोज करता है, एक्स पोस्ट अप्रोच रखता है वो। डिजिटल मार्केट मूव एट हाई पेस ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ साइज इकोनॉमीज, क्योंकि मेकिंग एक्सपोस्ट इफेक्ट टू डिले टू प्रिवेंटेबल इरिपेबल हार्म, तो वो दिक्कत थी। लिमिटेड फेयर कंपटीशन होना है ना, नेटवर्क इफेक्ट डालना, दैट इज इंक्रीज यूटिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद इंक्रीज यूजर्स एंड मेकिंग द लार्जर प्लेटफॉर्म मोर एफिशिएंट। तो ये करने करा हमने, ठीक है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में ना कमेटी की रिकमेंडेशन मानने को कहा हुआ है, दैट इज़ कि अगर आप फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड कंटेस्टेबल डिजिटल इकोसिस्टम चाहते हो, यू रियली नीड डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट, जो आपको यूनिक नीड बताएगा डिजिटल मार्केट्स की। तो इसीलिए डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडिएरीज, गेट कीपर्स कौन है। स्पेसिफिक मेजर्स में देखो, जैसे ये है ना SIDs, नो कंडीशनल एक्सेस, किसी पर्टिकुलर प्रेफर्ड स्टेटस नहीं देना किसी को भी। प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी की ज़रूरत है, नो प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा फॉर एडवर्टाइजिंग, नो डिफ्रेंशिएटिंग इन कमर्शियल कंडीशन, प्रायर इन्फॉर्मेशन CCI को मिलनी चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो उसके बाद हार्मोनाइज़ करने की ज़रूरत है डिजिटल रेगुलेशंस को, कंपटीशन लॉ को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, तो और कोड ऑफ कंडक्ट्स को मानने की ज़रूरत है। तो ये सब करने से हमारा क्या होगा कि डिजिटल जो मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कॉम्पिटिशन्स को लेके, वो सारी चीज़ें हमारी रिजॉल्व हो जाएंगी। लीगल रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करा जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022। बिल ने ना 42 एक्ट्स को अमेंड किया है 19 मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू, ताकि उनका कंप्लायंस बर्डन कम हो इंडिविजुअल्स का, बिजनेसेस का, और एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बने। तो इस एक्ट में ना जो इंक्लूड होता था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सारा एक्ट्स को अमेंड करा गया है, ताकि लार्ज नंबर ऑफ इशूज़ थे वो कम हो पाए, और रेमेडी जो माइनर कंट्रवेंशन डिफॉल्ट्स की थी वो सब भी इनेबल कर पाएँ। अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखोगे तो आपको पता ही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन इंडेक्स कौन निकालता है, कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। कब से कर रहा है? 2003 से, डिसकंटिन्यूड इन 2021। क्या ओवरऑल मेजरमेंट करता है ये? 10 इंडिकेटर्स को नापता है, वो भी नीचे आपको देखने को मिलेंगे। 190 इकोनॉमीज को करता है। इंडिया की रैंक 2020 में कितनी थी? 63rd थी। Although the index has been discontinued, idea of ease of doing business has been taken by India as a key parameter, ताकि growth and development हो पाए। ये आपके ना 10 के 10 पैरामीटर्स हैं, जस्ट रीड दैट पैरामीटर्स, क्योंकि अगर डायरेक्टली पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन लीगल हर्डल्स क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने के? तो पहला लीगल हर्डल है लीगल वेरिएंस होना, अलग अलग होना फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बहुत सारे लीगल जो फ्रेमवर्क हैं वो हर्डल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेल ऑफ अल्कोहल है वो महाराष्ट्र में अलाउड है, लेकिन इलीगल मानी जाती है गुजरात में।
तो यहाँ एक दिक्कत। उसके बाद कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेसेस होने की वजह से, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर्डल्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में, कस्टम ड्यूटी 0% से 150% जो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर देती है। लैंड एक्विजिशन पे इशू आता है, लेबर इशू है हमारे साथ, लैक ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लेबर लॉज क्योंकि वो कंकरेंट इसका पार्ट है, देन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 40 सेंट्रल लॉज, एजुडिकेट करना। तो जन विश्वास वाला जो बिल है उसको यही था कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, इनको कैसे काउंटर किया जाए। तो उसके लिया तो लेबर लॉ, गवर्नमेंट ने 4 लेबर लॉ निकाले, प्रोविजन से रेलिवेंट जो 29 सेंट्रल लेबर लॉज के थे वो निकाले, कोड ऑन वेज बनाया कि पेमेंट कैसे होगी। तो जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइज एंड सेकेंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, उनको इस्टेब्लिश करा इसमें। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बनाया कि जितनी भी फर्म्स हैं उनको अलाउ किया कि 300 वर्कर्स टू गो अहेड ऑफ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड ये सब। सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सबसे रिलेटेड एक्ट आया। डेडिकेटेड कमर्शियल कोड बनाए गए हैं ताकि अगर ऐसा कुछ केसेस वगैरह आए हैं तो फिर वो इस्टेब्लिश दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यहाँ पर किया गया है, बेंगलुरु के अंदर। IBC को बोला गया है ना, ताकि वो बैड लोन प्रॉब्लम्स को हटाए। स्पाइस प्लस है एक, याद रखना इसका फुल फॉर्म, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स निकालती है। श्रम सुविधा पोर्टल है जो वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आया लेबर लॉस का। वे फॉरवर्ड क्या है कि ईज कंप्लाइंस करने की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक एक्सरसाइज करना अक्रॉस स्टेट एंड सेंटर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना, ठीक है, लैंड एक्विजिशन, टैक्स हॉलीडेज़, और इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा बच जाओगे। नेक्स्ट गाइस हमारा एक आता है दैट इज़ पेंशन सिस्टम इन इंडिया। पेंशन सिस्टम इन इंडिया देखो रिसेंटली ना ये न्यूज़ में रहा, क्यों था? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिस्कशन ओवर ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस द न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, देखो पेंशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फुल पेंशन और एटलीस्ट द मेजॉरिटी ऑफ इट, टैक्स एफिशिएंट टू पुट मनी असाइड, है ना, ये फ़ायदा है पेंशन का। इट कैन प्रोवाइड गारंटेड इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, ये तो सबसे बड़ा बात है ही। अभी न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन पे डिबेट छिड़ गई। इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि फ्रेगमेंटेड है वेरियस वैरायटी ऑफ ऑप्शंस के साथ। जैसे पब्लिक पेंशन थी, OPS फॉर सिविल सर्वेंट्स, NPS रिप्लेसिंग OPS फ्रॉम January 1, 2004 फॉर न्यू एंट्रेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स को प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ सर्विस, उनको ये बेनिफिट मिलते हैं। आर्म पर्सनल फोर्सेस एक्सेप्शन टू NPS स्टिल कवर्ड बाय OPS। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, EPFO इसको हैंडल करता है। गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम भी हैं, आपको पता है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो पेंशन प्रोग्राम जो हमारे LIC सरल पेंशन भी एक हमारा है जो चल रहा है। अब ना डिफ्रेंशिएशन समझो इनका आपस में क्या था। नेचर समझोगे NPS का तो वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन है, ये भी डिफाइंड बेनिफिट पेंशन है। देखो फ़र्क देखो, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन है, OPS क्या है? डिफाइंड बेनिफिट पेंशन है। देयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स NPS ड्यूरिंग देयर ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ क्या होता है? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 18 से 65 ईयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा OPS खाली। रिस्क क्या है? इन्वॉल्व रिस्क एज अ NPS अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटी। यहाँ पे रिस्क है, यहाँ कोई रिस्क नहीं थी OPS में। टैक्स डिडक्टेबल है, हाँ जी, 1 लाख 1.5 लाख से अगर ऊपर का है अंडर 80C 50,000 ये सब होगा। नो टैक्स बेनिफिट्स। और उसके बाद 60% जो पेंशन फंड है इस टैक्स फ्री, और इट प्रोवाइड्स अ फिक्स मंथली इनकम पेंशन जो है 50% दी जाएगी। तो ये सारा इसका बीच में डिफरेंस है। अब NPS को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? तो NPS को इंट्रोड्यूस किया था 2004 में बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ OSIS यानी कि ओल्ड एज स्कूल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में। क्यों किया गया था? क्योंकि पहला था इंक्रीजिंग पेंशन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट था अनसस्टेनेबल नेचर ऑफ OPS। तो इस वजह से हमने क्या करा? NPS को ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये इंट्रोड्यूस किया गया था। पेंशन लायबिलिटी एक रीज़न था, दूसरा अनसस्टेनेबल नेचर ऑफ OPS। फिर 2020-21 में सेंटर का पेंशन बिल जंप किया 58 टाइम्स। फॉर सम स्टेट इज़ वेरी वेरी सीरियस। फॉर एग्जांपल हिमाचल पेंशन अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू। अदर कुछ चैलेंजेस देखो इंडियन पेंशन सिस्टम में क्या है कि अपार्ट फ्रॉम राइजिंग फाइनेंशियल बर्डन, IPS कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। दैट इज़ सबसे बड़ा चैलेंज है लो एंड स्क्यूड कवरेज फॉर्मल पेंशन सिस्टम का है। एटलीस्ट जो 85% करंट वर्कर्स हैं वो मेंबर पेंशन स्कीम के नहीं हैं।
ये लिमिटेड सोशल सेफ्टी नेट का काम कर रहा है फॉर द एल्डरली पीपल। पॉवर्टी जो हमने पढ़ा ना, सोशल सिक्योरिटी के 5 पिलर क्या होते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, सेविंग एंड को इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, इंट्रा फैमिली, ये सारा। तो 57% रिसीव नो इनकम सपोर्ट, है ना, 26% को सोशल पेंशन नहीं मिल रही, लॉन्गिविटी रिस्क की प्रॉब्लम, लार्ज परसेंटेज जो पॉपुलेशन है हमारी वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है। वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि आपको मिनिमम लेवल सपोर्ट देना पड़ेगा, कवरेज पेंशन अरेंजमेंट का अनऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास के लिए भी करना पड़ेगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को अच्छे करने की ज़रूरत है, मिनिमम एक्सेस एज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, रिटायरमेंट एज को इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो ये सब काम से हमारा जो ये चैलेंजेस हैं ये हमारे ठीक होंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक गाइड, दैट इज़ लैंड टाइटलिंग। नीति आयोग ने पब्लिश किया मॉडल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, 2008 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आया फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इसने हाईलाइट किया कि किस तरह से प्रिजम्पटिव को गोल्स को रिप्लेस करना है टाइटल सिस्टम इन इंडिया, जो कि कंक्लूसिव है। 2011 में गवर्नमेंट ने मॉडल लैंड टाइटलिंग बिल 2011 का ड्राफ्ट करा, जिसमें था कि भाई हमें कंक्लूसिव टाइटल्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हाउएवर द बिल वाज नॉट क्लियर कि कैसे करंट सिस्टम को ट्रांजिट करेंगे नए सिस्टम में। तो मॉडल बिल आया कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग का और स्टेट एंड यूटीज़ को दिया गया। कई स्टेट्स फेल टू सेंड एनी फीडबैक अबाउट द सेम। अब इतना तो बैकग्राउंड था ये, तो अब समझो लैंड टाइटलिंग होता क्या है। ये ना गाइस एक जेनेरिक टर्म है। इसका मतलब है प्रोग्राम जो भी स्टेट इम्प्लीमेंट करता है उसमें डिनोट करना टू नेबल इंडिविजुअल्स एंड स्टेट, ताकि वो एक्सचेंज कर पाएँ, ट्रेड कर पाएँ लैंड और प्रॉपर्टी राइट्स। तो एक्सेस टू द लैंड एंड इट्स डॉक्यूमेंटेड ओनरशिप इज़ द कोर लाइवलीहुड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पुअर, स्पेशली द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स। यानी कि देखो जो भी लैंड एक्सेस करना और डॉक्यूमेंटेड ओनरशिप करना इज़ द कोर लाइवलीहुड जो भी होता है वो है मेजॉरिटी ऑफ हिस पॉपुलेशन। वैसे मार्जिनल फार्मर्स हैं, ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड कैटेगरीज हैं, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब है इंडिया करेंटली फॉलो द सिस्टम ऑफ प्रिजम्पटिव एंड टाइटलिंग। क्या करता है, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, पोजीशन का इन्फॉर्मेशन रखना और पास्ट ट्रांजैक्शन ध्यान में रखना। ओनरशिप देन इज एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ करंट पोजीशन। तो रजिस्ट्रेशन जो लैंड का होता है वो इसमें क्या क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल कब हुआ, रिकॉर्ड इनहेरिटेंस, मॉर्गेज, लीज, ये सारा का सारा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेपर्स होल्ड करना डज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व द गवर्नमेंट और लीगल फ्रेमवर्क। ऑन द अदर हैंड जो कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम है विच इज़ रिसेंटली प्रपोज, उसमें लैंड रिकॉर्ड्स को डेजिग्नेट करना, एक्चुअल ओनरशिप किसकी है, तो स्टेट गारंटी प्रोवाइड करता है लैंड टाइटल्स और प्रोविजंस भी बताता है फॉर कंपनसेशन। तो वंस अ टाइटल इज ग्रांटेड, अदर जो क्लेमेंट्स हैं उनको सेटल करने होते हैं डिस्प्यूट्स विद द गवर्नमेंट, नॉट द टाइटल होल्डर। फर्दर जो गवर्नमेंट है वो कंपनसेशन देता है टू क्लेमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, बट द टाइटल होल्डर इज नॉट इन डेंजर ऑफ लूजिंग ओनरशिप। तो ये सिस्टम कहाँ ओरिजिनेट हुआ, साउथ ऑस्ट्रेलिया में और कई सारे कॉमनवेल्थ नेशंस में भी ये रहा। कौन कौन से चैलेंजेस हैं इस कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग को इम्प्लीमेंट करने में, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात ना, जो रिकॉर्ड्स हैं आर इन बैड शेप, यानी कि बहुत सारे जो टाइटल ट्रांसफर्स हैं ना वो अनरिकॉर्ड रह जाते हैं। चेंज ऑन द लैंड ऑफन गो ऑन अनडॉक्यूमेंटेड, ये दिक्कत है। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, यानी कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है फ्रेगमेंटेड है, मेंटेन्ड है डिफरेंट स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस में, इसलिए टाइटल डिफ़िकल्ट हो जाता है लैंड का करना। स्टेट के पास फिजिकल कैपेसिटी बड़ी लो रहती है अंडरराइट करना बायर्स ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ टाइटल इज़ नॉट क्लियर। बर्डन गवर्नमेंट पर है, डिस्प्यूट ऐड कर रहा है ना एक, अगर मान लो कोई डिफ्रॉड कर गया, इट विल पास ऑन बर्डन ऑन टू ऑलरेडी स्ट्रेच लीगल सिस्टम में। क्लैरिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये सारी तो लैंड टाइटलिंग की दिक्कतें हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं यहाँ पर हम देखते हैं। देखो, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट विल बी रिन्यूड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड विल बी फास्टर एंड देयर विल बी नो लिटिगेशन। अगर हम कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने की तो ये समस्याएं हमने पढ़ ली, लेकिन इसके बेनिफिट क्या होते हैं। देखो, इन्वेस्टर को अगर पता होगा कि फला लैंड फला पर्सन को रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोई लिटिगेशन वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को भी। सिटी के जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइड प्रॉपर्टी ओनली इफ देयर इज़ अ क्लियर ओनरशिप डेटा अवेलेबल। एग्रीकल्चरल क्रेडिट का एक्सेस रहेगा। मार्केट की जो ब्लैक मार्केट है, बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, वो कम हो जाएंगी, हर्डल्स ख़त्म होंगी। लोअर लिटिगेशन, नीति आयोग ने कहा कि अगर हम स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो आर्बिट्रेशन एस्टिमेटेड है कि जो डिस्प्यूट होते हैं ना लैंड रियल एस्टेट, एन एवरेज टाइम जो 20 साल का लगता था इन द कोर्ट वी रिजॉल्व, जो 20 साल इतना टाइम इसमें हमारा खर्च होता था वो कम होगा।
तो ये सब फ़ायदे हैं कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग करने के। तो होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट इसमें कंक्लूडिंग में बोल रहा है कि इंडिया विल नीड अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल विल ताकि वो स्टेट ऑफ इट्स पुअर लैंड रिकॉर्ड्स को इम्प्रूव कर पाए। अगर वो प्रिजम्पटिव टाइटलिंग सिस्टम को जाना चाहता है तो उससे पहले करना पड़ेगा। तो एस्पिरेशनल गोल ऑफ इंडिया बिकमिंग, जो हम सोच रहे हैं ना, हमारा $5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो सपना है 2025 तक, तो इम्पेरेटिव नीड जो है वो यही है कि हम अनलीश द पावर ऑफ लैंड और वहाँ से फ्रूट लें, ताकि मच नीडेड लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है हमें, तो उससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। नेक्स्ट आएगा PMC, डेट इज़ प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सजेस्ट करा प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स फॉर क्रिटिकल गुड्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें न्यूज़ में क्यों था, क्या इसके बारे में जानकारी और देती हूँ मैं आपको। सेंटर ना ये चाहती है कि 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स अचीव हो, हमारे टारगेट बनाया है कि 31 मार्च 2023 तक बने, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएंगे। तो करंट स्टेट ये है कि 50% स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी फॉर हैविंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, बेनिफिट क्या है PMC का, दैट इज़ प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स का बेनिफिट क्या है? देखो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, एसेंशियल कमोडिटीज़ का, कंज्यूमर के इंटरेस्ट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखेगा, ई दाखिल एक इसमें बना रहे हैं, ऑनलाइन फाइलिंग, कंज्यूमर अपनी कंप्लेन कर सकता है, मार्केट इंटरवेंशन कर पाएगा। अब करंट सेटअप क्या है प्राइस मॉनिटरिंग का, तो वो बता रहा है कि प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड एसेंशियल कमोडिटीज़। तो एक्टिविटीज़ हैं डिवीजन की, मॉनिटरिंग ऑफ रिटेल होलसेल प्राइसेस, स्पॉट करना फ्यूचर प्राइसेस को, वो डेली बेसिस पर होगा। प्राइसेस रिपोर्टेड डेली ऑन वेबसाइट, स्टेट सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, 22 इसमें ऐप्स होंगी, 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ होंगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। क्रॉस चेक करना, इनके प्राइस जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, सर्विसेज FCI या नाफेड को यूटिलाइज करा जाएगा इसके अंदर। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर इकोनॉमी सेक्शन। थैंक यू गाइस।